अरे नमस्ते। स्टोरी सूत्रा पर आपका स्वागत है। यहाँ हम करते हैं एक बहुत ही सरल काम। किताबों की कहानियाँ बताते हैं और हर कहानी में एक सूत्र ढूंढते हैं। एक ऐसा सूत्र जो आपके जीवन को बदल सकता है। यानी स्टोरी सूत्रा इज इक्वल्स टू कहानियाँ प्लस सूत्र प्लस बदलाव। चाहे आप ज़िंदगी समझना चाहते हो या खुद को बेहतर बनाना चाहते हो, यहाँ आपको सब मिलेगा। तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। और चलिए आज की कहानी सुनते हैं, क्योंकि हर कहानी एक सूत्र है। चलो। आज हम एक ऐसी किताब को की गहराई में जा रहे हैं जो पिछले 2 दशकों में सबसे क्रांतिकारी है। एक किताब जिसकी 3 लाख से अधिक कॉपियाँ बिक चुकी हैं और लगभग 42 भाषाओं में अनुवादित हुई है। और इसने वास्तव में कई लोगों का अपने रिश्तों को समझने का नज़रिया भी बदल दिया है। यह किताब है अटैच्ड, जो कि डॉक्टर अमीर लेविन और रेचल हेलर ने लिखी हुई है। तो चलिए, यह किताब जो आपकी प्रेम की पूरी समझ को बदल देगी। रात के 3 बजे हैं और आप अपने बिस्तर पर हैं। आपका फ़ोन चमकता है, एक मैसेज। आपका दिल रुक जाता है। आप उसे 3 बार पढ़ते हैं, 4 बार। आपके हाथ कांप रहे हैं। आप जानते हैं कि इसका मतलब क्या है। आप पहले भी यहाँ आ चुके हो और आप खुद को नफरत करते हो इसके लिए। आप तुरंत जवाब लिखना शुरू करते हो, फिर डिलीट करते हो, फिर से लिखते हो, फिर डिलीट करते हो। आपका अंगूठा सेंड बटन के ऊपर रुका हुआ है। यह एक शाश्वतता की तरह लगता है जो बार बार आपके साथ होता है। हर सेकंड जो गुजरता है वो आपके सीने में एक छुरी की तरह लगता है और आप खुद से वही सवाल पूछते हो जो आपने 1000 बार पूछा है। मैं ऐसा क्यों हूँ? मुझ जैसे व्यक्ति उसकी मंजूरी के लिए इतना बेताब क्यों है कि वह अपने फ़ोन से के पास एक छोटे बच्चे की तरह बैठा रहता है? मैं बस इसे जाने क्यों नहीं दे सकता? कुछ लोग अपने रिश्तों को इतनी आसानी से नेविगेट क्यों करते हैं, जबकि मैं यहाँ हूँ रात के 3 बजे एक टेक्स्ट मैसेज के कारण टूट रहा हूँ। इस सवाल का जवाब आपकी पूरी समझ को बदलने वाला है। स्टोरी सूत्रा में आज हम एक ऐसी किताब में गहराई से जा रहे हैं जो पिछले 2 दशकों से सबसे क्रांतिकारी है। एक किताब जिसकी 3 लाख से भी अधिक कॉपियाँ बिक चुकी हैं और 42 भाषाओं में इसको अनुवादित किया गया है और वास्तव में बदल दिया है कि लोग रिश्तों में खुद को कैसे समझते हैं। यह किताब है अटैच्ड, डॉक्टर अमीर लेविन और राहिल हेलर की एक प्रसिद्ध बुक। जो कुछ आप सीखने वाले हैं, यह कोई आत्म सहायता या कुछ और नहीं है, बल्कि यह एक साइंस है, एक असली विज्ञान, न्यूरोसाइंस चिकित्सा। दशकों के अनुसंधान जो दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा किए गए हैं। यह एक ब्लूप्रिंट है जो आपको समझाता है कि आपके रिश्ते क्यों विफल होते हैं, आप क्यों गलत लोगों को क्यों चुनते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण कि इसे कैसे ठीक करें। अगर आप अपने अगर आपने कभी रिश्तों में खुद को टूटा हुआ महसूस किया है, अगर आप कभी सोचते हैं कि आप दूसरे लोगों की तरह बस इसे भूल क्यों नहीं सकते, अगर आप कभी अपने पार्टनर के व्यवहार से भ्रमित हुए हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। अध्याय 1, द ब्रेकिंग पॉइंट। किताब में एक कहानी के बारे में बताया गया है जिसमें एक आदमी है, मार्कस। मार्कस को कॉल मार्कस बहुत ज़्यादा सफल है, बहुत ही सफल। वो अपना खुद का व्यवसाय चलाता है, उसके पास पैसा है, उसके पास अच्छी शक्ल है। वो जिम जिम जाता है, वो सही किताबें पढ़ता है, वो थेरेपी करवा चुका है और वो जानता है कि रिश्तों में उसे क्या करना चाहिए। और फिर भी हर एक रिश्ता जो उसके पास है वह एक ही पैटर्न को फॉलो करता है। वो एक लड़की से मिलता है, वो अद्भुत होती है, बुद्धिमान होती है, खूबसूरत होती है, और वो अबुद्ध भी होती है। और वह लगातार उसे टेक्स्ट करता रहता है। वह विस्तृत डेट को प्लान करता है और अपनी पूरी दुनिया बना लेता है। पहले कुछ महीनों के लिए यह बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा नशीला होता है, लेकिन फिर कुछ होता है और वो पीछे हट जाती है, बस थोड़ा सा। शायद वो काम में व्यस्त है, शायद उसे अकेला समय चाहिए। इसका कारण क्या है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मार्कस ढह जाता है। वह हर 3 सेकंड में अपने फ़ोन को चेक करना शुरू करता है। क्या उसने मैसेज किया? क्या वो अपनी रुचि खो रही है फिर से, या फिर कोई और दूसरा है? वह इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि वह उन जगहों पर दिखता है जहाँ वो बार बार जाती है। वह अजीब वो अजीब समय पर गलती से उसे टेक्स्ट करता है। जब वो तुरंत जवाब नहीं देती तो वह ईर्ष्या करता है। वह आरोप लगाता है कि वो उसे चीट कर रही है, लेकिन और उसके बाद वो कुछ भी नहीं, बस झगड़ा करता है। और अनिवार्य रूप से वह फिर थोड़े दिनों बाद चली जाती है। और मार्कस को पता नहीं चलता कि मेरे साथ क्या गलत है, मैं सिर्फ सामान्य क्यों नहीं हो सकता। फिर एक डायना है। डायना मार्कस के विपरीत है। जब वो किसी को पसंद करती है तो वो तुरंत दीवारें खड़ी करनी शुरू कर देती है। सबसे पहले वो टैक्स नहीं करती, वह व्यस्त दिखने के लिए प्लान बनाती है, भले ही वह है ही नहीं व्यस्त। वह किसी भी कीमत पर अपनी कमजोरी से बचती है। अगर एक आदमी बहुत ज़्यादा करीब आता है, बहुत जुड़ा हुआ हो जाता है, उससे बहुत कुछ चाहता है, तो वो भागती है।
पिछले दशक में उसके 5 रिश्ते हुए हैं और हर हर एक इसलिए ख़त्म हुआ क्योंकि उसके पार्टनर को लगा कि वह उसका पीछा कर रहे हैं। उन्हें प्यार महसूस नहीं हुआ, उन्हें अस्वीकृत महसूस हुई, उन्हें लगा कि वह परवाह नहीं करती। लेकिन डायना को नहीं लगा कि वह समस्या है, उसे लगा कि वह बस आत्मनिर्भर है और उसके पार्टनर बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है। फिर एक सैरा है। सैरा को सब कुछ सही लगता है। उसके रिश्ते अद्भुत हैं। उसके पार्टनर उसकी पूजा करते हैं। जब भी रिश्ते ख़त्म होते हैं तो वो शांति से ख़त्म होते हैं और स्पष्ट रूप से संवाद करती है। वह चिपचिपी नहीं रहती है, लेकिन ठंडी भी नहीं रहती है। उसको बस पता है कि क्या करना है। रिश्ते उसके लिए स्वाभाविक आते हैं और उसका रहस्य क्या है? यहाँ चमत्कारी बात है। ये लोग टूटे हुए नहीं हैं, ये लोग पागल नहीं हैं या फिर जहरीले नहीं हैं या ठीक नहीं किए जा सकते। ये किसी के शिकार नहीं है और ना ही यह गलत लोगों को चुन रहे हैं क्योंकि उनका आत्मसम्मान कम है। वे विभिन्न अटैचमेंट स्टाइल्स में काम कर रहे हैं या जूझ रहे हैं और यहाँ यह जगह है, यहाँ यह विज्ञान बिल्कुल माइंड ब्लोइंग हो जाता है। डॉक्टर अमीर लेवियन कोलंबिया विश्वविद्यालय के एक मनोवैज्ञानिक और न्यूरो साइंटिस्ट हैं और वह दशकों से अटैचमेंट थ्योरी के अनुसंधान पर कार्य कर चुके हैं और वहाँ उन्होंने खोज की अपने आप रिश्तों में जिस तरह का व्यवहार करते हैं वो रैंडम नहीं होता। यह व्यक्तित्व की कमी नहीं है, यह कुछ ऐसा नहीं है जो आप सचेतन रूप से करते हैं, बल्कि एक हार्डवायर्ड चीज़ है जो आपके सबसे शुरुआती रिश्तों पर वापस जाता है। आपके माता पिता ने बचपन में आपके साथ कैसा व्यवहार किया था? क्या आपकी ज़रूरतें पूरी हुई थी या फिर अनदेखी की गई थी? क्या आपने सीखा था कि दुनिया सुरक्षित है या खतरनाक? और एक बार यह प्रोग्रामिंग सेट हो जाती है तो फिर यह आपके बाकी जीवन में हर रोमांटिक रिश्ते को आकार देती है, अगर जब तक कि आप इसे समझ नहीं लेते और इसे बदल नहीं देते। अटैचमेंट का साइंस। आइए बेसिक्स पे वापस जाते हैं। आप एक बच्चे हैं, आप असहाय हैं और आप खुद को खाना भी नहीं खिला सकते। आप खुद को सुरक्षित नहीं कर सकते। आपको जीवित रहना है तो दूसरे इंसान की नीड है या दूसरे इंसान के भरोसे पे रहना है। तो आपका दिमाग आपको कुछ बनाता है जिसे हम अटैचमेंट सर्किटरी भी कहते हैं। कहा जाता है कि न्यूरल पाथवे है जो आपको आपके देखभालकर्ता से जोड़ता है। लेकिन यहाँ बात है, एक बच्चे एक जैसे जुड़े नहीं होते। कुछ बच्चों के पास केयर गिवर्स हैं जो लगातार उपलब्ध रहते हैं। जब बच्चा रोता है तो वे आते हैं, जब बच्चे को सांत्वना चाहिए तो वे देते हैं, जब बच्चा खतरा महसूस करता है तो वो उसकी रक्षा करते हैं। ये बच्चे कुछ क्रूशल सीखते हैं। दुनिया सुरक्षित है, लोगों पर विश्वास करना और मदद मांगना नॉर्मल है, अंतरंगता अच्छी है। दूसरों बच्चों के पास केयर गिवर्स हैं जो असंगत हैं। तो कभी कभी आते हैं जब बुलाया जाता है, कभी कभी नहीं भी आते हैं। कभी कभी वो प्रेमपूर्ण रहते हैं और कभी कभी वो बहुत ज़्यादा कोल्ड या नाराज या ठंडे हो जाते हैं। ये बच्चे अपने संकेतों को एम्प्लीफाई करना सीखते हैं और वो जोर से रोते हैं, वे कसकर चिपकते हैं और वो देखभाल करता के किसी भी संकेत के प्रति बहुत ज़्यादा हाइपर विजिलेंट हो जाते हैं क्योंकि वो उन्हें छोड़ सकता है। वे सीखते हैं कि अगर मुझे अधिक ज़रूरत है और जोर से रोता हूँ, कसकर धकेलता हूँ तो आज शायद आप रहेंगे। और फिर ऐसे बच्चे होते हैं जिनके केयर गिवर्स भावनात्मक रूप से अनअवेलेबल रहते हैं। वे बेसिक ज़रूरतों का जवाब देते हैं, खाना, गीले कपड़े बदलना, लेकिन वे भावनात्मक जुड़ाव नहीं देते। ये बच्चे शट डाउन होना सीखते हैं। वे सीखते हैं कि भावनात्मक सहायता मांगना बेकार है, तो वे पूछना बंद कर देते हैं। वे आत्मनिर्भर हो जाते हैं और वे सीखते हैं मैं सबसे सुरक्षित हूँ जब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ शॉकिंग बात यह है कि ये पैटर्न डिसअपेयर नहीं होते जब तक आप वयस्क बन जाते हैं। आप उन्हें हर रोमांटिक रिश्ते में ले जाते हैं। लेकिन लेवियन इन 3 पैटर्नों को अटैचमेंट स्टाइल्स कहते हैं। सबसे पहला वो बोलते हैं सिक्योर अटैचमेंट। लगभग 50% आबादी सिक्योर अटैचमेंट वाले लोगों की होती है और वे लोग होते हैं जो गोल्डन स्टैंडर्ड के हैं। वे प्रेमपूर्ण, गर्म और भावनात्मक रूप से हमेशा उपलब्ध रहते हैं। लेकिन उन्हें ट्रूली सिक्योर बनाने वाली बात यह है कि वे वल्नरेबिलिटी के साथ ठीक हैं। वे शर्म के बिना अपनी ज़रूरतों को मांग सकते हैं। वे अपने पार्टनर की ज़रूरतों को दम घुटता हुआ महसूस किए बिना संभाल सकते हैं। वे स्पष्ट रूप से संवाद करते हैं। वे गेम नहीं खेलते। वे अपने फ़ोन पर ऑब्सेस नहीं करते। जब भी वे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध में होते हैं जिसे वे पसंद करते हैं तो वे यह कहते हैं और प्रकट कर देते हैं। वे कंसिस्टेंट हैं, लेकिन वे अकेले रहने के साथ भी कंफर्टेबल हैं। उन्हें अपने पार्टनर की नीड नहीं है अपने आप को पूर्ण करने के लिए, बल्कि वे अपने पार्टनर को असलियत में चाहते हैं। यह बहुत बड़ा फ़र्क है। दूसरे तरीके के लोग होते हैं जिन्हें दूसरे तरीके का अटैचमेंट होता है जो एंग्सियस अटैचमेंट कहलाता है।
जिसमें लगभग 21% आबादी है। और अब हम मार्क्स पे आते हैं। वो एंग्शियसली अटैच लोगों के रिश्ते की दुनिया में फीलर्स है। वे डीपली महसूस करते हैं, वो इंस्टेंटली प्रेम करते हैं, वे भावनाओं का अनुभव करते हैं, एक ऐसी मात्रा जो दूसरे लोगों के लिए कभी कभी कन्फ्यूजिंग लगता है। उनके लिए रोमांटिक प्यार एक अच्छी चीज़ नहीं है, यह ऑक्सीजन है, यह सर्वाइवल है। यह यहाँ उनके दिमाग में क्या हो रहा है, उनकी अटैचमेंट सर्किटरी बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाती है। यह एक ओवर प्रोटेक्टिव अलर्ट सिस्टम की तरह है जो थोड़े से डिस्कनेक्शन के संकेत के बाद बंद हो जाता है। उनका पार्टनर तुरंत टेक्स्ट वापस नहीं करता तो उनका अलार्म बज उठता है। उनका पार्टनर थोड़ा दूर लगता है तो फिर अलार्म। उनका पार्टनर अकेले दोस्तों के साथ हैंग आउट करने के लिए जाता है, करना चाहता है, फिर उसके बाद पैनिक। और यहाँ पे ट्रेजिक बात यह है कि जो एंग्शियसली अटैच लोग होते हैं वे इससे अवेयर भी होते हैं। वे खुद को ऐसा करते हुए देखते हैं, लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पाते। यह एक चुनाव नहीं है, यह उनका नर्वस सिस्टम या दिमागी ढांचा है जो हमेशा एक स्टेट ऑफ थ्रेट में रहता है। और एक रिश्ते में एंग्शियसली अटैच्ड व्यक्ति लगातार टेम्परेचर को चेक करता है कि क्या वह अभी भी इंटरेस्टेड हैं, क्या वह अभी भी मुझसे प्यार करते हैं, क्या यह चलेगा। उन्हें हमेशा कांस्टेंट रीअश्योरेंस की ज़रूरत रहती है। वे अपने पार्टनर से अधिक टेक्स्ट करते हैं, अधिक कॉल करते हैं, अधिक प्लान बनाते हैं, अधिक फिजिकल अफेक्शन शुरू करते हैं, क्योंकि वो हमेशा रिश्तों को गिरने के बजाय बचाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। और वे अक्सर अपने पार्टनर को हमेशा पुश अवे कर देते हैं। उनका पार्टनर सफोकेटेड महसूस करता है या दम घुटा हुआ महसूस करता है। उनके पार्टनर को ऐसा लगता है कि वो जैसे सांस नहीं ले पा रहा। और जब उनका पार्टनर स्पेस के लिए थोड़ा पीछे हटता है तो एंग्शियस व्यक्ति इसे रिजेक्शन के रूप में ले लेता है और वो और ज़्यादा कसकर धकेलते हैं। वे बहुत ज़्यादा जेलस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, बहुत क्लिंजी हो जाते हैं और उनका पार्टनर भाग जाता है। तीसरे टाइप का अटैचमेंट है अवॉइडेंट अटैचमेंट। इससे लगभग 25% आबादी ग्रसित नहीं यार। अब आइए डायना के बारे में बात करते हैं। डायना अवॉइडेंटली अटैच्ड लोग या फिर इंडिपेंडेंट एट एनी कॉस्ट क्रू के लोग हैं। वे शुरुआत में सीखते हैं कि रिश्ते बहुत ज़्यादा दम घुटने वाले, सफोकेटिंग है, कि वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, कि सबसे सुरक्षित जगह अकेले है। उनकी अटैचमेंट सर्किटरी बहुत ज़्यादा सरप्रेस्ड है। यह ऐसा है जैसे किसी ने उनकी बाउंडिंग की क्षमता पर वॉल्यूम को कम कर दिया है। नतीजे के रूप में वे बहुत ज़्यादा क्लोजनेस से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं या फिर उनको अच्छा नहीं लगता। उन्हें हमेशा स्पेस की ज़रूरत रहती है और उन्हें बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत भी रहती है। कभी कभी इमोशनल स्पेस, फिजिकल स्पेस, मेंटल स्पेस, हर तरीके में वो हमेशा स्पेस चाहते हैं। एक रिश्ते में अवॉइडेंटली अटैच व्यक्ति हमेशा तब पीछे हट जाएगा जब रिश्ते बहुत ज़्यादा या चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटीमेट हो जाएंगी। अगर उसका पार्टनर अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करना चाहता है तो वो शट डाउन कर जाएंगे। अगर उनका पार्टनर अधिक समय उनके साथ रहता है तो बिजी होने का कारण ढूंढेंगे। वे एक इमोशनल डिस्टेंस बनाए रखेंगे, भले ही वो किसी को कितना भी केयर क्यों ना करें। और सबसे क्रेजी बात यहाँ पर यह है कि अवॉइडेंटली अटैच्ड लोग अक्सर यह कहते हैं कि उन्हें किसी की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन यह सच नहीं है। उन्हें लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वे बस इसे शो नहीं करना चाहते हैं और इसे बोलना नहीं सीखा है, क्योंकि अतीत में बोलने से कुछ भी काम नहीं किया। तो वह ऐसे रिश्तों में समाप्त होते हैं जहाँ वे ट्रैप्ड महसूस करते हैं, क्योंकि किसी भी लेवल की क्लोजनेस उनको क्लोजनेस लगती है, बहुत ज़्यादा क्लोजनेस लगती है और उनके पार्टनर को लगातार रिजेक्टेड महसूस होता है या अकेला फील होता है, जैसे वे काफ़ी नहीं है, जैसे उनका पार्टनर उन्हें प्रेम नहीं करता है। अगला अध्याय है द डेंजरस पेयरिंग। यहाँ पर ये किताब बिल्कुल ब्रूटल हो जाती है और यहाँ पे एक ऐसा पैटर्न है जो बार बार होता है। एक एंग्शियस व्यक्ति एक अवॉइडेंट व्यक्ति से मिलता है और शुरुआत में यह मैजिक होता है, क्योंकि एंग्शियस व्यक्ति ऐसा सोचता है कि फाइनली कोई ऐसा जो कांस्टेंट रीअश्योरेंस नहीं चाहता है, कोई जो इंडिपेंडेंट है और स्ट्रॉन्ग भी है और बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस भी है। और अवॉइडेंट व्यक्ति ऐसा सोचता है कि फाइनली कोई ऐसा है जो कांस्टेंट अटेंशन की मुझसे डिमांड नहीं करता, कोई जो अपना काम करने में खुश है और कुछ महीने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। एंग्शियस व्यक्ति को चेस करने को मिलता है और अवॉइडेंट व्यक्ति को स्पेस मिलता है, लेकिन फिर दोनों के अटैचमेंट स्टाइल्स आपस में कोलाइड होते हैं। एंग्शियस व्यक्ति को अधिक क्लोजनेस चाहिए, अधिक इंटीमेसी, अधिक रीअश्योरेंस चाहिए, और अवॉइडेंट व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सफोकेटेड या ट्रैप्ड या बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड महसूस होता है। एंग्शियस व्यक्ति कसकर धकेलना चाहता है और अवॉइडेंट व्यक्ति और दूर चला जाता है। यह एक परस्यूट डिस्टेंस डायनेमिक बन जाता है। एंग्शियस व्यक्ति जितना अधिक परस्यू करता है, अवॉइडेंट उतना अधिक डिस्टेंस बना लेता है। अवॉइडेंट व्यक्ति जितना अधिक डिस्टेंस बनाता है, एंग्शियस व्यक्ति उतना अधिक पैनिक हो जाता है और ज़्यादा उसका को परस्यू करता है या फिर पीछा करता है। और वे
एक ऐसे हेल या नरक में स्पाइरल करते हैं जिसमें एंग्शियस व्यक्ति तो लगातार हार्ट ब्रोकन रहता है और अवॉइडेंट व्यक्ति लगातार एग्जॉस्टेड रहता है। दोनों की हालत बहुत बेकार हो जाती है और दोनों को लगता है कि दूसरे व्यक्ति समस्या है और दोनों सोचते हैं कि इस रिश्ते इतने कठिन क्यों हैं। लेकिन यहाँ जो अधिकतर लोग नहीं जानते वह यह है कि पेयरिंग शुरुआत से ही डूम्ड थी। सही व्यक्ति नहीं खोजा, बल्कि इसलिए कि उनकी अटैचमेंट का जो स्टाइल है वो फंडामेंटली ही इनकम्पेटेबल है, वो एक दूसरे के साथ संगत है ही नहीं। एक एंग्शियस व्यक्ति एक सिक्योर पार्टनर के साथ वे थ्राइव करते हैं क्योंकि उनके सिक्योर पार्टनर की जो स्टैंडीनेस वास्तव में उनके नर्वस सिस्टम को काम कर देती है और सिक्योर पार्टनर की एबिलिटी बार बार रीअश्योरेंस देने की, बाउंड्रीज को बनाए रखते हुए एंग्शियस व्यक्ति को यह सिखाती है कि रिश्ते भी सेफ होते हैं। एक अवॉइडेंट व्यक्ति एक सिक्योर पार्टनर के साथ वे काम कर सकते हैं क्योंकि सिक्योर पार्टनर अवॉइडेंट व्यक्ति की डिस्टेंस को पर्सनली नहीं लेता और हमेशा उसको स्पेस देने की कोशिश करता है, लेकिन हमेशा कनेक्शन भी बनाए रहता है। और टाइम के साथ जो अवॉइडेंट व्यक्ति होता है वो सीखता है कि इंटीमेसी को सफोकेटिंग हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन एक एंग्शियस व्यक्ति एक अवॉइडेंट व्यक्ति के साथ वो एक दूसरे के वर्स्ट इंस्टिंक्ट को फीड करते हैं और एक ऐसा रिश्ता क्रिएट करते हैं जो बहुत ज़्यादा नाजुक या फिर एक्शेल्स पे चलने की जैसा होता है, क्विक सैंड में फंसे हुए व्यक्ति जैसा होता है। यहाँ पे हार्ट ब्रेकिंग बात है, इन मिसमैच रिश्तों में लोग ईयर्स तक, बहुत सालों तक बिताते हैं और कुछ भी फिक्स करने की कोशिश करते हुए जो शुरुआत से ही टूटा हुआ था, क्योंकि उनको असली समस्या का पता ही नहीं है। फिर जब वो थेरेपी में जाते हैं, जब सेल्फ हेल्प की किताबें पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं और ज़्यादा प्रेम करने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा सेक्रीफाइस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदलता क्योंकि समस्या कभी भी उनमें नहीं थी, समस्या तो उस मैच में थी। अगला अध्याय है अनकंफर्टेबल ट्रूथ। मुझे आपको कुछ बताने की ज़रूरत है जो सुनने में आपको दर्द भी दे सकता है। अगर आप एंग्शियसली अटैच्ड हैं और लगातार अवॉइडेंट पार्टनर को चुनते हैं तो आप अनलकी नहीं हैं, आप अकेले रहने के लिए डेस्टिन्ड नहीं हैं, लेकिन आप ऐसे पार्टनर्स को चुन रहे हैं जो कभी आपको वह दे ही नहीं सकता जो आपको चाहिए। और आप जानते हो क्यों? कहीं ना कहीं आपको पसंद है कि वह अनअवेलेबल है, क्योंकि उनके साथ होना कंफर्म करता है कि जो आप पहले से ही खुद के बारे में बिलीव करते हैं कि आप प्यार करने लायक नहीं हैं, लेकिन आपको अफेक्शन को बार बार अर्न करना पड़ता है या कमाना पड़ता है। यही कि इंटीमेसी को फाइट करने की ज़रूरत है और इंटीमेसी बेकार है। एक एंग्शियस व्यक्ति अनकॉन्शियसली हमेशा सीक आउट करता रहता है एक अवॉइडेंट पार्टनर्स, क्योंकि परसूट फेमिलियर है, क्योंकि प्रेम का शिकार करना ही एकमात्र तरीका है जो आपने बचपन में आपने सीखा था। जब आपके माता पिता 30% समय इमोशनली अवेलेबल थे और 70% ऑफ द समय दूर थे, तो आपने सीखा कि प्रेम कुछ है जो आपको बार बार हंट करना पड़ेगा। तो आपने सीखा कि इनकॉन्शियसली ये नॉर्मल है और आपने ये सीखा कि हमेशा परफेक्ट होना या स्मॉल होना या अमेजिंग होना पड़ेगा अगर आपको अफेक्शन के लायक बनना है तो। और एक वयस्क के रूप में भी आप एक सिक्योर पार्टनर जो कॉन्स्टेंटली हमेशा आपके पास उपलब्ध है और हमेशा आपको अफेक्शन देता है और इमोशनली हमेशा प्रेजेंट रहता है आपके साथ, वो आपको हमेशा बोरिंग लगता है, हमेशा आपको वो गलत लगता है, जैसे वो वास्तव में आपसे प्यार ही नहीं करते, क्योंकि वो आपको वर्क के लिए नहीं बना रहे हैं। और एक अवॉइडेंट पार्टनर वह नॉर्मल जैसा लगता है क्योंकि वह एक पजल सॉल्व करना जैसा है, एक चैलेंज की तरह है जो सिर्फ हार्ट ब्रेकिंग है, क्योंकि आपको एक सिक्योर पार्टनर की नीड है। आपकी नर्वस सिस्टम को कंसिस्टेंटली रिलायबिलिटी और इमोशनल सेफ्टी जैसी चीज़ों की नीड है, लेकिन आपका जो ब्रेन है वो हमेशा इन सब चीज़ों से ऊपर अनअवेलेबिलिटी को रखता है। अनअवेलेबिलिटी आपने हमेशा बचपन से वही देखते हुए आ रहे हैं और अनअवेलेबिलिटी की फेमिलियर पेन के लिए आपका दिमाग भी क्रेव करता है और इसी तरह बचपन से ट्रेन किया गया है। तो आप इस पैटर्न को बार बार रिपीट करते हैं, बार बार। यहाँ पर एक दूसरा अनकंफर्टेबल ट्रूथ भी है। अगर आप अवॉइडेंटली अटैच्ड पर्सन हैं और आप लगातार एंग्शियस पार्टनर चुनते हैं तो कहीं ना कहीं आप उनकी जो नीडिंगनेस है उससे अट्रैक्ट हो जा रहे हैं, क्योंकि यह आपकी जो डिस्टेंस है उसको जस्टिफाई कर दे रहा है। आप उनकी जो क्लिंगीनेस है उसको प्रूव यह करता है कि आपको स्पेस की ज़रूरत है, और उनकी जो रेस्पिरेशन है वो भी प्रूव करती है कि इंटीमेसी या क्लोजनेस हमेशा सफोकेटिंग होती है। एक अवॉइडेंट व्यक्ति हमेशा अनकॉन्शियसली सीक आउट करता है एंग्शियस पार्टनर को, क्योंकि उनकी जो कांस्टेंट रीअश्योरेंस की नीड है उसके लिए जो अवॉइडेंट पार्टनर होता है उसकी उस बिलीव को कंफर्म करता है कि देखो लोग आपको ड्रेन करेंगे, और यही है जिससे आपको खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, और यही है जिससे मैं
वल्नरेबल नहीं हो सकता। जब आपके माता पिता इमोशनली अनअवेलेबल थे, जब बहुत ज़्यादा हर चीज़ बहुत ज़्यादा डिसमिसिव या बहुत ज़्यादा ठंडा था, तो आपने सीखा कि लोगों को चाहना बहुत ज़्यादा डेंजरस है, या लोगों से कोई अपेक्षा करना बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इससे आप अपनी की कमज़ोरी को शो करना आपके लिए हर्ट करने जैसा है, और सबसे सुरक्षित जगह अलोन है, और किसी से कोई भी। तो एक वयस्क के रूप में भी आप एक एंग्शियस पार्टनर, कोई जिसमें बहुत ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है या रीएश्योरेंस की ज़रूरत है या क्लोजनेस की ज़रूरत है, वो हमेशा आपको दम घुटने जैसा लगता है। और इस व्यक्ति को लेजिटिमेट नीड्स हैं ऐसा देखने की जगह आप ये देखते हो कि ये व्यक्ति तो बहुत ज़्यादा नीडी है और बहुत ज़्यादा क्लीनली है, या फिर ये मुझे डिस्ट्रॉय करेगा, मुझे सफोकेट करेगा, मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जो इसे जस्टिफाई करता है कि आप उन्हें हमेशा पुश अवे कर रहे हैं और आप हमेशा अलोन रहें, जो आपके इमोशनल सेफ्टी को बनाए रखता है। और जो सबसे बड़ी आयरनी इसमें यह है कि जो अवॉइडेंटली अटैच्ड लोग कनेक्शन के लिए हमेशा डेस्परेट हैं। वे हमेशा इंटीमेसी चाहते हैं, वे हमेशा क्लोजनेस चाहते हैं, लेकिन उन्हें पूरे जीवन में उस एक जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेंड किया गया है कि किसी को भी अपनी कमज़ोरी ना दिखाओ, जहाँ वो सबसे अधिक। और उन्हें पूरे जीवन एक ऐसी जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेंड किया गया है जहाँ वे सबसे अधिक क्लोजनेस चाहते हैं रोमांटिक रिश्तों में। तो वे खुद की रक्षा करते हैं इंटीमेसी से और क्लोजनेस से। अगला अध्याय, एंजाइटी की साइंस। आइए बात करते हैं, जब आप एंग्शियसली अटैच्ड होते हैं तो आपके दिमाग में क्या होता है। आपकी अटैचमेंट सर्किटरी और जो आपके न्यूरल पाथवेज होते हैं वो क्या है। आपकी जो अटैचमेंट सर्किटरी है वो एक न्यूरल पाथवे का एक सेट है, जब आपका पार्टनर क्लोज है तो वो रिस्पॉन्सिव है, अवेलेबल है। ये पाथवे हमेशा काम रहते हैं या फिर नियंत्रण में रहते हैं। आपकी नर्वस सिस्टम में एक सिक्योर स्टेट में रहता है हमेशा, जिसे साइंटिस्ट सिक्योर स्टेट बोलते हैं। लेकिन जब आपका पार्टनर आपसे दूर हो जाता है या डिस्टेंट हो जाता है या पुल्स अवे कर लेता है या अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है, तो आपका दिमाग इसे एक थ्रेट की तरह लेता है, और छोटे मोटे थ्रेट नहीं बल्कि सर्वाइवल थ्रेट। अमिगडाला जो दिमाग का एक फेयर सेंटर होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, और आपका जो कॉर्टिसोल है वो बहुत ज़्यादा स्पाइक करने लगता है। आपका जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम है वो आपके शरीर के स्ट्रेस हार्मोन को फ्लड कर देता है, और आप लिटरली एक पैनिक स्टेट में हो जाते हो। और आपका दिमाग जो करने के लिए प्रोग्राम है पैनिक स्टेट में वो करता है, वो सेफ्टी को रिस्टोर करने की कोशिश करता है, या आपके अटैचमेंट फिगर से रिकनेक्ट करने की कोशिश करता है। तो आप उसे टेक्स्ट करते हो, कॉल करते हो और पुश करते हो, और बार बार उसे परस्यू करने की कोशिश करते हो। आप चाहे उसके लिए उसे आपको कुछ भी करना पड़े, आप अपने पार्टनर को रिस्पॉन्सिव होने के लिए, फिर से प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो। और यहाँ बात है, कभी कभी यह काम करता है, कभी कभी आपका पार्टनर रिस्पॉन्ड भी कर देता है, कभी कभी वो वापस आ जाता है। और जब वो ऐसा करता है तो आपको रिलीफ का रश मिलता है, आपकी नर्वस सिस्टम एकदम से काम हो जाती है और आप फिर से लव्ड महसूस करते हैं। परंतु ये शॉर्ट लिव्ड है, क्योंकि आपका पार्टनर फिर से कभी ना कभी पुल अवे करेगा और फिर से आप पैनिक स्टेट में चले जाएंगे और थ्रेट मोड में फिर आ जाएंगे रेस्पिरेशन में। यहाँ पर कुछ क्रिएट होता है जिसे साइंटिस्ट ने साइकिल ऑफ एंजाइटी भी कहा है, और ये बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग होता है, बहुत ज़्यादा थका देने वाला होता है। आप कभी भी हमेशा रेस्ट में नहीं होते, आप कभी भी हमेशा सिक्योर महसूस नहीं होते, और आप एक ऐसी कांस्टेंट स्टेट में हो जिसमें आपको हमेशा थ्रेट और रिलीफ इन दोनों चीज़ों के बीच में आप हमेशा घूमते रहते हो। यह आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए चेस करने जैसा है। और यहाँ जो इससे भी बदतर बनाता है वो है आपके दिमाग का इस साइकिल को सीखना। न्यूरोसाइंस में कुछ है जिसे हम हेबियन लर्निंग कहा जाता है। मूलतः न्यूरॉन्स जो एक साथ वायर करते हैं, तो जितना अधिक आप एंग्जाइटी के साइकिल को अनुभव करते हो, परसूट, पैनिक, रिलीफ, उतना अधिक आपका दिमाग स्ट्रेंथन करता है उन पाथवेज को जो उस एंग्जाइटी को क्रिएट करते हैं। मतलब कि उसे वो सीखता है उस तरह का बार बार करना। तो आप लिटरली अपने दिमाग को अधिक एंग्शियस होने के लिए बार बार ट्रेन कर रहे हो ऐसा करके, और आपके चारों ओर के लोग यह फील कर सकते हैं, वे आपकी डेस्पिरेशन को महसूस कर सकते हैं। वो महसूस कर सकते हैं आपके इमोशंस को मैनेज करने के वेट, भले ही वो कितना भी चाहें आपकी हेल्प करना, भले ही वो आपसे कितना भी प्रेम करना चाहें, पर इवेंचुअली वो हमेशा आपसे एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। यही है क्यों एंग्शियसली अटैच्ड लोग अक्सर महसूस करते हैं कि वे लोगों को पुश अवे कर रहे हैं, जबकि वास्तव में वो तो बस उन्हें वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं। अगला अध्याय, अवॉइडेंट ट्रैप। अब इसे फ्लिप कर देते हैं।
अगर आप अवॉइडेंटली अटैच्ड हैं और आपके दिमाग में एक अलग ही खेल चलता है, आपके दिमाग को एक अलग सीख मिली है कि क्लोजनेस बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तो आपकी अटैचमेंट सर्किटरी बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड है या फिर बहुत ज़्यादा म्यूट हुई है एक तरह से। जब आपका पार्टनर आपसे क्लोज होने की कोशिश करता है तो आपके नर्वस सिस्टम में एक अलग तरीके का थ्रेट रिस्पॉन्स आ जाता है, जिसमें सफोकेशन, लॉस ऑफ ऑटोनॉमी, लॉस ऑफ सेल्फ, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो आपका दिमाग हमेशा जो इंटीमेसी है, क्लोजनेस को एक थ्रेट के रूप में देखता है, और आप क्या करते हो, आप हमेशा उस व्यक्ति से दूरी बना लेते हो, आप हमेशा इमोशनली विड्रॉन हो जाते हो, आप बिजी होने के कारण ढूंढ लेते हो, आप छोटी छोटी चीज़ों के बारे में फाइट्स को पिक कर लेते हो, आप हमेशा पुलिंग अवे को जस्टिफाई करने के लिए और आप क्रिटिकल हो जाते हो, सीक्रेटली अपने जो पार्टनर है उसमें कुछ फ्लॉज ढूंढने लग जाते हो ताकि आपको एडमिट ना करने पड़े कि आप सिक्योर हो। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे व्यक्ति का पार्टनर जब कभी भी कहीं ट्रैवल करने के लिए या फिर उससे कुछ समय के लिए दूर जा रहा होगा, आखिरी वक्त उसको विदा करते वक्त ऐसा व्यक्ति हमेशा उससे किसी न किसी छोटी बात पे झगड़ा कर लेगा ताकि उसे जो दूरी है उसको एडमिट ना करना पड़े। और यहाँ बात है अवॉइडेंटली अटैच लोग अक्सर यह रियलाइज़ नहीं करते हैं कि वो ऐसा कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि वो सिर्फ इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र हैं। वे सोचते हैं कि वो खुद को जो ऐसे नीडी लोग हैं उनसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि वो खुद को इंटीमेसी से या क्लोजनेस से प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि इंटीमेसी उनकी कमजोरी को दर्शाती है। लेकिन सच तो यह है, यह डेंजरस चीज़ आपने अपने बचपन में सीखा है कि जब भी आप जब भी अपनी नीड को दिखाते हो तो आपको यह हर्ट करता है, तो आप हमेशा डिफेंडेड रहते हो या फिर अपने आप को बचाते हो या प्रोटेक्ट करने की कोशिश में रहते हो कि आप अकेले रहते हो, भले ही आप रिश्तों में क्यों ना हो। और ये बहुत ज़्यादा ट्रेजिक है, क्योंकि यह हमेशा डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है और यह आपको हर्ट होने से प्रोटेक्ट करता तो है, लेकिन यह आपके लव्ड होने से भी प्रोटेक्ट करता है। अगर आप ऐसे पार्टनर्स के साथ समाप्त होते हैं जो महसूस करते हैं कि वो लगातार आपका पीछा कर रहे हैं और जो हमेशा रिजेक्टेड या अनलव्ड महसूस करते हैं, और इवेंचुअली वो आगे चल के छोड़ देते हैं, और जब वो छोड़ते हैं तो अटेंड व्यक्ति हमेशा रिलीव्ड महसूस करता है कि फाइनली मेरा यह स्पेस मेरे पास वापस आ गया, अब मैं सांस ले सकता हूँ। लेकिन उस रिलीफ के अंदर उसमें एक डीप सैडनेस भी है, क्योंकि उसका एक पार्ट चाहता है कि यह रिश्ता काम करे, और एक पार्ट हमेशा चाहता था क्लोजनेस, लेकिन दूसरा पार्ट उसे अलाउ नहीं कर सकता था। अगला अध्याय, अपने अटैचमेंट स्टाइल को समझना। यहाँ महत्वपूर्ण बात है अपने अटैचमेंट स्टाइल को समझना। ब्लेम करने के बारे में नहीं, यह खुद को या अपने पेरेंट्स को हेट करने के बारे में भी बिल्कुल नहीं है, यह उस अवेयरनेस के बारे में है, क्योंकि यहाँ सच है जो आप देख नहीं सकते उसे चेंज नहीं कर सकते। अगर आप नहीं रियलाइज़ करते कि आप एंग्शियसली अटैच्ड हैं, आप लगातार अवॉइडेंट पार्टनर्स को चूज़ करेंगे और यह सोचते रहेंगे कि सिर्फ ये एक मेरे ख़राब किस्मत का नतीजा है। अगर आप यह रियलाइज़ करते कि आप अवॉइडेंटली अटैच्ड हैं और आप लगातार सिक्योर पार्टनर से पुल अवे करेंगे और सोचेंगे कि वो सिर्फ बहुत ज़्यादा नीडी है, लेकिन एक बार आप इसे देख लेते हो या समझ लेते हो तो सब कुछ बदल जाता है। आप अपने पैटर्न्स को नोटिस करना शुरू कर देते हो, आप देखना शुरू कर देते हो कि आप किस तरह के पार्टनर्स को चूज़ करते हो या चुनते हो। आप यह रिकग्नाइज़ करना भी शुरू कर देते हो कि जो भावनाएं, उन फीलिंग्स को भी रिकग्नाइज़ करना शुरू कर देते हो जो तब आती हैं जब आपकी अटैचमेंट स्टाइल ट्रिगर हो जाता है या फिर आपका जब पैनिक मोड आ जाता है और आपका चॉइसेस होना शुरू करते हो और सिर्फ रिएक्शन की जगह। यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एग्जांपल है। अगर आप एंग्शियसली अटैच्ड हैं और आपका पार्टनर आपको कुछ घंटों के लिए वापस टेक्स्ट नहीं करता, आपके पास एक ऑटोमेटिक रिएक्शन होगा, पैनिक, फियर, अजम्पशन कि वे आप में रुचि खो रहे हैं, या इम्पल्स फिर से टेक्स्ट करने के लिए, कॉल करने के लिए, कुछ करने के लिए, अपने पार्टनर से दोबारा रिकनेक्ट होने के लिए। लेकिन अगर आप अपनी अटैचमेंट स्टाइल को समझ जाते हैं तो आप इसको रोक लोगे, आप इसे पॉज कर लोगे। आप अपने आप को रिकग्नाइज़ कर सकते हो कि यह मेरी अटैचमेंट सिस्टम का ट्रिगर है जो मुझे ऐसा करने पे मजबूर कर रहा है, यह मेरी एंजाइटी है और यह मेरे दिमाग का इंटरप्रिटेशन है, रियलिटी नहीं। और आप ऑटोमेटिकली परस्यू करने की जगह आप एक अलग रिस्पॉन्स भी चुन सकते हो। आप वेट कर सकते हो, आप अपने नर्वस सिस्टम को काम कर सकते हो और अपने फ्रेंड को टेक्स्ट कर सकते हो अपने पार्टनर की जगह। आप खुद को ये बार बार रिमाइंड करा सकते हो कि नॉन रिस्पॉन्स के या फिर बात नहीं करने के कुछ घंटे का मतलब यह नहीं है कि रिश्ता ख़त्म हो चुका। आप अपनी एंग्जाइटी को पूरी तरह तो ख़त्म नहीं कर सकते,
यह क्योंकि ये तो दिमाग का काम है, ये कैसे ख़त्म हो सकता है, लेकिन आप उसे मैनेज ज़रूर कर सकते हो। आप अपनी अटैचमेंट सिस्टम के साथ काम कर सकते हो और इसके कंट्रोल में होने के बजाय इसे कंट्रोल कर सकते हो। यही सेम बात अवॉइडेंट अटैचमेंट के साथ भी है। अगर आप अवॉइडेंटली अटैच्ड हैं और आपका पार्टनर फीलिंग्स के बारे में आपसे बात करना चाहता है, तो आपके पास एक ऑटोमेटिक रिएक्शन होगा कि दूर हो जाओ, शट डाउन हो जाओ, डिस्कम्फर्ट हो जाओ, इम्पल्स में रूम को छोड़ दो, या फिर एक जोक बनाने के लिए कुछ बातों को बदल दो, सब्जेक्ट चेंज कर दो। लेकिन अगर आप पता होगा कि मेरा अटैचमेंट स्टाइल यह है, तो आप वहाँ पे पॉज कर सकते हो या रुक सकते हो। आप इस बात को रिकग्नाइज़ कर सकते हो कि ये मेरे जो अटैचमेंट सिस्टम है उसका ट्रिगर है, और ये जो दम घुटने वाला सफोकेटिंग फेयर है, ये मेरे दिमाग का प्रोटेक्शन मैकेनिज़्म है, जो कि खुद ब खुद विड्रॉ होने की जगह आप उसे चूज़ भी कर सकते हो रुकने के लिए। आप जो डिस्कम्फर्ट आपको हो रहा है उसे एक्नॉलेज कर सकते हो, और इससे आप पार जा सकते हो, इसके पुश थ्रू हो सकते हो। आप ये भी रियलाइज़ कर सकते हो कि इमोशनल जो इंटीमेसी होती है, इमोशनल क्लोजनेस होती है, यह असल में दम घुटने वाला नहीं है या सफोकेटिंग नहीं है। आपके दिमाग में को सिर्फ यह बिलीव करने के लिए ट्रेन किया गया था अभी तक। आप एक हाईली इमोशनली एक्सप्रेसिव व्यक्ति नहीं हो सकते, लेकिन आप ऐसे व्यक्ति ज़रूर बन सकते हो जो क्लोजनेस को अलाउ करता है, और हमेशा इसे अवॉइड करने की जगह आप क्लोजनेस भी चूज़ कर सकते हो। अगला अध्याय, मैचिंग का साइन। किताब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाती है। डॉक्टर लेविन सिर्फ अटैचमेंट स्टाइल्स को एक्सप्लेन नहीं करते, वो एक्सप्लेन करते हैं इस ज्ञान को यूज़ करके रिश्तों को कैसे बेहतर कर सकें या कैसे बेहतर रिश्तों को खोजें। और यहाँ पर एक फंडामेंटल ट्रूथ की बात की गई है कि सभी मैचेस एक जैसे नहीं बनते। अगर आप एंग्शियसली अटैच्ड हैं, वर्स्ट मैच किसी से है जो अवॉइडेंटली अटैच्ड है, क्योंकि आपकी ज़रूरतों को वो कभी पूरा कर ही नहीं सकता। आपके पार्टनर की डिस्टेंस आपको एंजाइटी फील करेगी, और आप बहुत सारे साल बताएंगे अपने आप को चेंज करने की कोशिश करते हुए, जो कि कभी चेंज हो ही नहीं सकता। बेस्ट मैच एक एंग्शियस व्यक्ति के लिए यह है कि वो सिक्योरली अटैच्ड है, उससे कर ले। बेस्ट मैच एक एंग्शियस व्यक्ति के लिए किसी से है जो सिक्योरली अटैच्ड है, क्योंकि एक सिक्योर पार्टनर आपकी ज़रूरत को रियश्योर और कंसिस्टेंसी दे सकता है बिना खुद एंग्शियस हुए। एक सिक्योर पार्टनर आपके इमोशंस के लिए स्पेस रख सकता है बिना उसमें ओवरवेल्म हुए या घुसे, बिना उसमें ओवरवेल्म हुए। अब क्या एक एंग्शियस व्यक्ति एक सिक्योर व्यक्ति के साथ काम कर सकता है? अब क्या एक एंग्शियस व्यक्ति एक सिक्योर व्यक्ति के साथ काम कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। इसे एंग्शियस व्यक्ति को वर्क करना होगा। इसमें एंग्शियस व्यक्ति को वर्क करना होगा खुद को काम करने के लिए, अपनी इंडिपेंडेंस को डेवलप करने के लिए, ट्रस्ट करने के लिए। लेकिन एक सिक्योर पार्टनर अभी आधी दूरी चल सकता है। अगर आप अवॉइडेंटली अटैच्ड हैं, तो आपका जो वर्स्ट मैच है वो किसी से है जो एंग्शियसली अटैच्ड है, क्योंकि उसकी क्लोजनेस की ज़रूरत आपको बहुत ज़्यादा दम घुटने वाली है, सफोकेटिंग लगेगी। आप पूरे रिश्ते में फंसा हुआ सा महसूस करेंगे, और आपका जो बेस्ट मैच होगा एक अवॉइडेंट व्यक्ति का, वह भी सिक्योरली अटैच व्यक्ति ही है, क्योंकि एक सिक्योर पार्टनर बहुत अधिक क्लोजनेस के लिए पुश नहीं करेगा, लेकिन फिर भी हमेशा इंडेफिनेटली पुश अवे होना भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक सिक्योर पार्टनर के पास बाउंड्रीज़ हैं, वह आपकी ज़रूरतों को सेक्रीफाइस नहीं करेगा अपनी कंफर्ट के लिए, आपके कंफर्ट के लिए। वह एक सिक्योर पार्टनर की स्टैंडीनेस वास्तव में आपको टाइम के साथ साथ कम अवॉइडेंस होने में हेल्प कर सकती है, क्योंकि आप सीखेंगे कि क्लोजनेस भी दम घुटने वाला हमेशा नहीं होता, और कभी कभी कमज़ोरी दिखाना भी आपको अबेंडनमेंट या डेजर्टेशन, कभी कभी वल्नरेबिलिटी या फिर कमज़ोरी दिखाना भी अबेंडनमेंट की ओर नहीं ले जाती। अगर आप सिक्योरली अटैच्ड हैं, आप किसी के साथ भी काम सकते हैं। आपकी अटैचमेंट सिस्टम सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। आप एंग्शियस पार्टनर की ज़रूरतें भी पूरी कर सकते हैं, अवॉइडेंट की ज़रूरतें भी पूरी कर सकते हैं। अवॉइडेंट को आप स्पेस दे सकते हैं, एंग्शियस की आप ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। आप अपने पार्टनर पर डिपेंडेंट नहीं हो ठीक रहने के लिए। लेकिन यहाँ अनकम्फर्टेबल सच यह है कि सिक्योर लोग सिर्फ लगभग 50% ऑफ आबादी हैं। इसका मतलब है कि अगर आप एंग्शियस या अवॉइडेंट हो, तो ऑड्स वास्तव में ख़राब हैं, क्योंकि बस इतने सारे सिक्योर लोग हैं जो वॉक करने के लिए ही उपलब्ध हैं, और इतने सिक्योर लोग दूसरे सिक्योर लोगों के साथ ही पार्टनर करते हैं, क्योंकि वो सबसे ईजीएस्ट मैच होता है। तो आप क्या करते हो? अगर आप एंग्शियस या अवॉइडेंट हो, तो आप अधिक सिक्योर बनने के लिए वर्क करते हो। अगला अध्याय, सिक्योरिटी की दिशा, जो किताब का सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि यहाँ जो डॉक्टर लेविन एम्फेसाइज करते हैं वह है अटैचमेंट स्टाइल परमानेंट नहीं होते, वह डेस्टिनी भी नहीं है, और उसे चेंज भी किया जा सकता है। लेकिन यह आसान नहीं है। इसे अवेयरनेस के साथ, एफर्ट्स के साथ, और अक्सर थेरेपी के साथ ही चेंज किया जा सकता है।
लेकिन इसे चेंज करना पॉसिबल है। यह कैसे काम करता है आइए देखते हैं। जो एंग्जाइयसली अटैच लोग होते हैं उनका गोल क्या है? एंग्जाइयसली अटैच लोगों को एक ऐसा गोल डेवलप करना है जिसे अर्न सिक्योरिटी भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि आप अपने नर्वस सिस्टम को बहुत ज़्यादा काम कर दें। यह अवेयरनेस से शुरू होता है और नोटिस करने से, जब आपके अटैचमेंट का अलार्म सिस्टम चालू हो जाता है। आपको ये नोटिस करना होगा कि आपका पैनिक कब शुरू होगा, आपके अर्जेस या आपको रिप्लाई या अटैच होने की जो अर्जेस होंगे वो कैसे कब शुरू होंगे, ये आपको नोटिस करने होंगे। और फिर यह इंटरप्रिटेशन में चला जाता है कि जब आपको पैनिक आते हुए महसूस हो तो आपको पॉज करना होगा। आप तुरंत टेक्स्ट नहीं करना होगा, तुरंत कॉल नहीं करना, तुरंत परस्यू नहीं करते। आप कुछ और करते हो, आप वॉक पे जाते हो, आप एक फ्रेंड को कॉल कर लेते हो, आप लंबी लंबी सांसें लेते हो, आप कुछ भी करते हो, पर ऑटोमेटिक जो आपका रिस्पॉन्स है उसको आप रोक देते हो। रिफ्रेमिंग में चले जाता है कि वो मुझ में इंटरेस्ट खो रहे हैं की जगह आप रिफ्रेम कर सकते हो कि क्या पता वो अभी बिजी हूँ, क्या पता ये सिर्फ मेरी एंग्जाइटी है, रियलिटी नहीं। उस समय के साथ जैसे जैसे आप इंटरप्टिंग और रिफ्रेमिंग की प्रैक्टिस, तो आपके जो नर्वस सिस्टम है वो धीरे धीरे डेवलप होने लग जाता है और रिवायर होने लग जाता है। आपका दिमाग सीखता है कि डिस्कनेक्शन थ्रेट नहीं है, कि आपका पार्टनर हमेशा रिस्पॉन्ड करने के लिए होना रिलेशनशिप को सिक्योर होने के लिए ज़रूरी नहीं है। यह एक ऐसा है जैसे धीरे धीरे आपका अलार्म सिस्टम के वॉल्यूम को आप कम कर रहे हो। ऑर्डिनेटली अटैच लोगों के लिए गोल है अपने अटैचमेंट सर्किटरी को एक्टिवेट करना। लोगों को अपने में आने देना का प्रैक्टिस करना ही इनका गोल होगा। यह अवेयरनेस से शुरू होता है कि आपको नोटिस करना कि जब आप विड्रॉ कर रहे हो, नोटिस करना कि जब आप डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, लोगों से दूर होने की कोशिश कर रहे हो, नोटिस करना कि जब आप डिस्कम्फर्ट को महसूस कर रहे हो क्लोजनेस के साथ। और फिर यह एक्सपोजर में चले जाता है, खुद ब खुद विड्रॉ करने की आदत। जब भी कोई आपके क्लोज आता है या आपके साथ हो, तब आपको स्टे करना होता है। जब आपको डिस्कम्फर्ट के साथ बैठते हो या फिर आपको अपने पार्टनर की फीलिंग्स के बारे में बात करने देते हो बिना शट डाउन होए, तो और अब जब आप अपनी कमज़ोरी को अलाउ करते हो, भले ही वो आपके लिए कितना ही अनकंफर्टेबल क्यों ना हो, फिर यह रिकनेक्शन चलता है। फिर आप सेइंग अपने साथ प्रैक्टिस करते हो कि आप क्या महसूस कर रहे हो, हाइडिंग की जगह आस्किंग की प्रैक्टिस करते हो कि आपको क्या चाहिए, या प्रिटेंड करने की जगह कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और समय के साथ जैसे जैसे आप स्टेइंग और कनेक्टिंग को प्रैक्टिस करते हो, तो आपके नर्वस सिस्टम ऐसा सीखता है कि इंटीमेसी हमेशा दम घुटने वाला है, सफोकेटिंग हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो यह सीखता है कि लोगों को आने देने का मतलब यह नहीं है कि आप खुद को खो रहे हैं। यह ऐसा है कि जैसे आप धीरे धीरे अपने अटैचमेंट सिस्टम की वॉल्यूम को अप कर रहे हो। ये दोनों प्रोसेस ग्रेजुअल हैं और वो धीरे धीरे ही सही होंगी, और वो बहुत मंथ्स या ईयर्स भी ले सकती हैं। वह मंथ और ईयर्स लेंगे, ना कि डेज या वीक्स। बहुत सी बार आपके पास सेटबैक्स भी आएंगे, आप पुराने पैटर्न में फिर चले जाएंगे, लेकिन यह नॉर्मल है। आपको बस आगे बढ़ते रहना है और इसको प्रैक्टिस करते रहना है। आप धीरे धीरे आप जेन्युइनली अधिक सिक्योर बन जाएंगे। अगला अध्याय, रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट। मुझे कुछ आपको अद्भुत बताना है सिक्योर लोगों के बारे में। वह स्पेशल नहीं है, उनका जन्म परफेक्ट नहीं हुआ है। कई लोगों ने सिक्योर बनने के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। उन्होंने थेरेपी की, उन्होंने अपने पास्ट को एड्रेस किया, उन्होंने कॉन्शियस चॉइसेस को बनाए रखा, लेकिन क्योंकि वो सिक्योर हैं, उनके पास मैसिव एडवांटेज है लाइफ में। वो केवल सिर्फ रोमांस में ही नहीं, हर चीज़ में। सिक्योर लोगों को बेहतर फ्रेंडशिप्स होती हैं, क्योंकि वो कभी भी डेस्परेट नहीं होते या विड्रॉन नहीं होते। वो बहुत सारी हेल्दी बाउंड्रीज़ को मेंटेन रखते हैं कनेक्टेड रहते हुए। सिक्योर लोग वर्क में भी ज़्यादा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि वो अपने बॉस के अप्रूवल के बारे में एंग्शियस नहीं होते या फीडबैक को डिसमिस नहीं करते। वो इफेक्टिवली कोलैबोरेट कर सकते हैं हर चीज़ में। सिक्योर लोग हमेशा बेहतर पेरेंट्स होते हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों की ज़रूरतों के साथ अट्यून हो जाते हैं और अपने खुद के वेलबींग को मेंटेन करते हुए। सिक्योर लोग अधिक हैप्पी इसलिए होते हैं क्योंकि वो हमेशा कॉन्स्टेंटली जो थ्रेट मोड होता है उसमें नहीं होते, क्योंकि वो लोगों पर ट्रस्ट भी करते हैं, वो लोगों पर बिलीव भी करते हैं, और वो कि वह प्रेम करने के योग्य हैं। और यह सबसे बेस्ट बात है, सिक्योर अटैचमेंट होना परफेक्ट होने के बारे में नहीं है या फ्लेक्सिबल होने के बारे में। सिक्योर व्यक्ति रो सकता है, वो वल्नरेबल हो सकता है, वो किसी से हेल्प मांग सकता है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, वो रिजेक्शन को हैंडल भी कर सकता है, और वो डिस्कम्फर्ट के साथ बैठ भी सकता है। उसके पास बहुत बड़ी रेंज है और वो रेंज आता है एक नर्वस सिस्टम से जो सेफ्टी और कंसिस्टेंसी के थॉट्स ट्रेंड किया गया है कि दुनिया ठीक है और लोग जनरली अच्छे हैं और कमजोरी भी सेफ है कभी कभी। अब क्या आप सिक्योर बन सकते हो सिक्योर पेरेंट्स के बिना? जी हाँ, बिल्कुल बन सकते हो। आप थेरेपी के सिक्योर बन सकते हो, हेल्दी रिलेशनशिप के थ्रू सिक्योर बन सकते हो, या फिर आप जो कंसिस्टेंट अगर सेल्फ वर्क करोगे, खुद पे कार्य करोगे, तो इससे भी आप सिक्योर बन सकते हो। डॉक्टर लेविन इसे अर्न सिक्योरिटी कहते हैं।
और यह नेचुरल सिक्योरिटी जितना ही वैलिड है, बस यह अधिक एफर्ट्स रिक्वायर करता है और यह अधिक समय भी ले सकता है, लेकिन ये फिर भी पॉसिबल है और यह एफर्ट के वर्थ है। अगला अध्याय प्रैक्टिकल टूल्स। अब मैं आपको इस किताब के कुछ प्रैक्टिकल टूल्स के बारे में बताऊंगा जो आप आज से ही यूज़ कर सकते हो। आप इन्हें ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में उतारिए। टूल नंबर 1, द 3 सेकेंड रूल। अगर आप एंग्शियसली अटैच्ड हैं और आपके पार्टनर आपको टेक्स्ट या कॉल करने वाले हैं तो थोड़ा पॉज करें, 3 सेकेंड का वेट करें और खुद से पूछें, मैं पहुंचने वाला हूं क्योंकि मेरे पास कुछ मीनिंगफुल शेयर करने के लिए है, या मैं पहुंचने वाला हूं क्योंकि मैं एंग्शियस हूं। सेकेंड, अगर यह लेटर है तो आप कांटेक्ट मत करो, एंग्जाइटी में बैठे रहो, इसे नोटिस करो, बस एक्ट मत करो। टूल नंबर 2, द वल्नरेबिलिटी एक्सरसाइज। द वल्नरेबिलिटी एक्सरसाइज। अगर आप अवॉइडेंटली अटैच्ड हैं और स्मॉल एक्ट की प्रैक्टिस करो, अगर आप अवॉइडेंटली अटैच्ड हैं तो स्मॉल एक्ट की प्रैक्टिस करो, वल्नरेबिलिटी की। ह्यूज थिंग्स नहीं, बस छोटी छोटी चीज़ें। आप अपने पार्टनर को कुछ अपने बारे में बताओ, इसके बारे में तुम वरिड हो, या फिर उनसे हग मांगो, या फिर उनसे आई मिस यू भी कह सकते हो, बिना जोक के फॉलोअप के। ग्रेजुअली आप अपने नर्वस सिस्टम को रिवायर करेंगे अपनी कमजोरी या वल्नरेबिलिटी को सेफ्टी से एसोसिएट करने के लिए। टूल नंबर 3, द रीअश्योरेंस चैनल। अगर आप एंग्शियसली अटैच्ड हैं और आपको रीअश्योरेंस की ज़रूरत है तो इसे डिमांड करने की जगह आप क्लियरली रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, और स्पेसिफिक रिक्वेस्ट से बेहतर रिस्पांस मिलता है। हमेशा स्पेसिफिक रिक्वेस्ट से बेहतर रिस्पांस मिलता है। और आप खुद को ट्रेन भी कर रहे हो कुछ मांगने के लिए, आपको क्या चाहिए, अज्यूमिंग कि यह आपका पार्टनर ऑलरेडी जानता हो या उससे लाख गुना अच्छा है। टूल नंबर 4, द स्पेस नेगोशिएशन। अगर आप अवॉइडेंटली अटैच्ड हैं और आपका पार्टनर आपसे अधिक कनेक्शन चाहता है और तो स्पाइक जो अवॉइडिंग करने की जगह आप उनसे नेगोशिएट कर सकते हो कि आप ये कह सकते हैं कि इस वीकेंड में मुझे कुछ अलोन टाइम चाहिए, इस कारण से हम कुछ स्पेशल वीकडे के दिन प्लान करते हैं, ना कि वीकेंड के दिन। आप अपनी नीड को ऑनर कर रहे हैं अपने स्पेस के लिए, जबकि आप अपने पार्टनर की नीड को ऑनर कर रहे हो कनेक्शन के लिए। आप यहाँ पर सिर्फ कंप्रोमाइज़ कर रहे हो विड्रॉन की जगह, और धीरे धीरे आप इसे अपने नर्वस सिस्टम में वायर्ड कर देंगे। टूल नंबर 5, द फीलिंग जर्नल। हर दिन एक फीलिंग को लिखो जो तुम अपने रिश्ते में महसूस कर रहे हो, सिर्फ 5 मिनट। समय के साथ आप पैटर्न्स देखना शुरू करेंगे जब आप देखेंगे कि कुछ चीज़ें एंजाइटी या अवॉइडेंस को ट्रिगर करती हैं, और अवेयरनेस पहला स्टेप होता है चेंज के लिए। फाइनल ट्रूथ। अगला अध्याय रिसर्च। यहाँ जो डॉक्टर लेवियन के सबसे ऊपर सब कुछ चाहते हैं वो है कि आप जानो कि आप टूटे हुए नहीं हो या ब्रोकन नहीं हो। आपका अटैचमेंट स्टाइल आपका करेक्टर फ्लॉ नहीं है। ये प्रूफ नहीं है कि आप अनलवेबल हो या फिर आप रिलेशनशिप के लिए अभी तैयार नहीं हो। आपके अटैचमेंट स्टाइल एक रिस्पॉन्स है, यह आपका नर्वस सिस्टम है और आपको सेफ रखने की कोशिश करी जा रही है, जो भी आपने बचपन में सीखा उसके आधार पर, जिसका उस समय तो सेंस था जब आप छोटे थे, क्योंकि वो आपको शायद उस समय आपके डिफ़िकल्ट चाइल्डहुड में सर्वाइव करने के लिए हेल्प करता, लेकिन क्योंकि आप बड़े हो चुके हो तो अब यह काम नहीं कर रहा है। और सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि आप इसे चेंज कर सकते हो, बस इसमें आपको अवेयरनेस और आप थोड़े से एफर्ट की ज़रूरत है, या शायद थोड़ी सी थेरेपी की ज़रूरत है, लेकिन आप अधिक सिक्योर बन सकते हैं और आप हेल्दी रूप से प्रेम करना भी सीख सकते हैं। आप रिलेशनशिप को फाइंड या बिल्ड कर सकते हो जो वास्तव में आपके लिए नरिशिंग और बहुत खुशियाँ लाने वाले हैं। ऐसी रिलेशनशिप्स की जगह जो आपको ट्रेन करते हैं या फिर आपके लिए दुख लाते हैं। तो पहला स्टेप यही है कि अपने अटैचमेंट स्टाइल को जानना, कि आप एंग्शियस हो या आप अवॉइडेंट हो या आप सिक्योर हो, और यह आप कैसे बने, आपके बचपन में के रिलेशनशिप के बारे में क्या सीखा। एक बार जब आप जान जाते हो तो आप स्टार्ट कर सकते हो इस चीज़ को बदलने के लिए, बदलाव के लिए। और हर एक स्टेप जो भी आप लेते हो अपनी सिक्योरिटी की दिशा में, वो एक स्टेप है आपके बेहतर जीवन की दिशा में, सिर्फ रोमांस में नहीं, हर चीज़ में। तो साथियों, ये वीडियो के साथ अगर आपने कनेक्ट किया होगा और यह पैटर्न जो यहाँ पर एक्सप्लेन करे गए हैं, अब किताब का आखिरी अध्याय और प्रैक्टिकल बात। अगर आप डेटिंग कर रहे हो तो आप कैसे पता करें कि कौन सही है। डॉक्टर लेविन एक फ्रेमवर्क देते हैं कि अगर आप एंग्शियस हो तो पहली चीज़ जो आप करो कि अवॉइड करो अवॉइडेंट पार्टनर्स को। कैसे आइडेंटिफाई करें कि कोई अवॉइडेंट है। शुरुआती डेटिंग में देखो कि वो क्विकली अवेलेबल है या हार्ड टू रीच है। क्या वो इमोशनल कन्वर्सेशन में कंफर्टेबल है या फिर डाइवर्ट करता है। क्या वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बारे में बात करता है या प्रेजेंट में रहता है, क्या कहता है। अगर
3 में से 2 चीज़ें मैच करती हैं तो वो प्रॉब्ली अवॉइडेंट है। परस्यू करो सिक्योर पार्टनर्स को। एक सिक्योर पार्टनर में आप देखोगे कि वो हमेशा अवेलेबल रहेगा, इमोशंस में भी कंफर्ट रहेगा, कम्युनिकेशन क्लियर होंगे, कोई गेम्स नहीं खेलेगा। यह लेस एक्साइटिंग लग सकता है क्योंकि आप अवॉइडेंस की जगह एक्साइटमेंट के आदी हो, लेकिन यह हेल्दियर है। और यहीं पर अगर आप अवॉइडेंट हो तो आपका चैलेंज यह है कि आप अपने आप को आइसोलेट करना चाहते हो हेल्दी पार्टनर से। तो सबसे पहली चीज़ है स्टे करो मीनिंगफुल रिलेशनशिप में जब तक तुम अनकंफर्टेबल या फिर बुरा फील ना करो। सेकंड, तुम भी सीख करो सिक्योर पार्टनर्स को। सिक्योर पार्टनर आपको स्पेस देगा जो आपको चाहिए, लेकिन आपके साथ ही इमोशनल इंटीमेसी का स्पेस भी बनाएगा जो आपकी नीड है, भले ही आप रियलाइज़ ना करो। तो दोस्तों, इस 1 घंटे की इतनी गहरी और साइंटिफिक रिसर्च के बाद अब समय आ गया कि एक कड़वे सच को स्वीकार करने का, जिसे दुनिया के 90% लोग पूरी ज़िंदगी छुपाने की कोशिश करते हैं और फिर बाद में भुगतते हैं। आज इस वीडियो को पूरा अंत से देखने के बाद आप उन गिने चुने 10% समझदार लोगों में शामिल हो चुके हैं जो अपनी रिश्तों को और अपनी खुशियों को पूरी तरह कंट्रोल में रख सकते हैं या रख सकने के लिए कार्य कर रहे हैं। लेकिन इस सफ़र को ख़त्म करने से पहले मुझे आपसे एक बहुत ही पर्सनल, गंभीर और बिल्कुल ईमानदार वाला जवाब चाहिए। आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और अपनी उंगलियों को चलाइए और सिर्फ एक अक्षर लिखिए, A, B या C। A अगर आपको लगता है कि आप एक सिक्योर पार्टनर हैं, B अगर आपको लगता है कि आप एंग्शियस पार्टनर हैं और हमेशा रिश्ते खोने से डरते हैं,